आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईसीजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSIR नेट JRF लाइफ साइंस के लिए कार्डिक सिस्टम में। फुल कार्डिक सिस्टम हो गया है, ये कार्डिक सिस्टम की लास्ट वीडियो है, लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, समझते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वोल्टेज फ्लक्चुएशन का। हमने पढ़ा कि सिग्नल आया, इलेक्ट्रिक सिग्नल आया ऐसे नोड से, जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, सिस्टॉल, डायस्टॉल ये सब हुआ। अब इन सब के ड्यूरिंग जितना भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ये कौन करता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू वोल्टेज का फ्लक्चुएशन मेजर होता है एंड ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। और जो ग्राफिकल फॉर्म में आता है हमारा स्ट्रक्चर, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, समझते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कैसे होता है, इसकी वेव्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, इसमें फ्लक्चुएशन आएगा तो क्या होगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मेजर करने के लिए मीन्स जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है उसमें हमारा मेजर करने के लिए हमें हमारी बॉडी में लीड्स को लगाया जाता है। लीड्स को अटैच किया जाता है लिम्ब्स में, चेस्ट में लीड्स को अटैच किया जाता है। ये लीड्स ओवरऑल वोल्टेज को, इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिटेक्ट करती हैं, सेंस करती हैं और उसके थ्रू हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का फॉर्मेशन करती हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनाती हैं। ओके, अब वो लीड्स क्या क्या होती हैं? 12 लीड्स होती हैं। 3 टाइप्स की लीड्स होती हैं, लिम्ब लीड, ऑग्यूमेंटेड लीड, चेस्ट लीड। लिम्ब लीड हमारी बाइपोलर होती है, 3 लिम्ब लीड प्रेजेंट होती हैं। एक हमारी अटैच होती है राइट हैंड से, एक लेफ्ट हैंड से, एक लेफ्ट लेग से। ओके, ऑग्यूमेंटेड लीड यूनिपोलर होती है, एक साइड पोलरिटी होती है सिर्फ। 3 होती हैं AVR, AVL, AVF। चेस्ट लीड होती है जो कि यूनिपोलर होती है, 6 टाइप की चेस्ट लीड होती है। तो हमारी 3 लिम्ब लीड, 3 ऑग्यूमेंटेड लीड एंड 6 चेस्ट लीड, ये हमारी 12 लीड्स होती हैं जिनके थ्रू ECG को मेजर किया जाता है। अब ये अटैच कैसे होती हैं? लीड के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है CSIR में। ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट लेग है। एक लीड हमारी ऐसे प्रेजेंट है, एक लीड ऐसे प्रेजेंट है, एक लीड ऐसे प्रेजेंट है। ओके, एक राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से और लेफ्ट लेग से। ओके, ये हमारे 3 वेक्टर्स हैं, ऑग्यूमेंटेड वेक्टर्स, AVR, AVL, AVF। ओके, यहाँ पे हमारी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे हमारी 6 चेस्ट लीड अटैच है। ओके, यहाँ पे राइट साइड हमारी नेगेटिव होती है, दोनों लीड की पोलरिटी। लेफ्ट लेग में दोनों लीड की पोलरिटी पॉजिटिव रखी जाती है और लेफ्ट हैंड में हमारी दोनों लीड की पोलरिटी, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव रखी जाती है। ओके, इस तरीके से हमारा लीड्स का अरेंजमेंट होता है मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इस तरीके से हमारी लीड अटैच होती हैं। अब इन लीड के अटैच करने के बाद हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मिलता है जो कि फुल हमें रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज का फ्लक्चुएशन। देखते हैं क्या मिलता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। ये हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मिला जब हमने इन लीड्स को अटैच किया और वोल्टेज का फ्लक्चुएशन मेजर किया। ओके, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसमें हमारी P वेव है, QRS वेव है, T है, U वेव है। ओके, P वेव जो आ रही है हमारी, वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारी एट्रियम का डीपोलराइजेशन। आप सब जानते हैं कि फर्स्ट जो हमारा सिग्नल आता है वो ऐसे नोड से आता है जिसकी वजह से हमारा एट्रियम का डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट होता है। डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन ये सब आपको पढ़ा चुके हैं जब हमने पेसमेकर सेल्स का पढ़ाया था, देन वेंट्रिकुलर का पढ़ाया था, तो ये सब हम बता चुके हैं ऑलरेडी फुल ग्राफ वाइज। ओके, सो हमारा P वेव जो है वो एट्रियल का डीपोलराइजिंग वेव है। मींस यहाँ पे हमारा एट्रियल का डीपोलराइजेशन हुआ। ओके, देन हमारा ये जो हमें शो कर रहा है एक डिले, स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि यहाँ पे हमारा डिले हुआ। डिले क्यों होता है? क्योंकि जिससे कि एट्रियम जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कम्प्लीटली, जब ही हमारी वेंट्रिकुलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो, वेंट्रिकुलर सेल्स में हमारा डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो।
तो यहाँ पे डिले आता है सिग्नल, SA नोड से AV नोड में जाता है सिग्नल, AV नोड से AV बंडल में जाता है, पुरकुंजे फाइबर्स में जाता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच राइट बंडल ब्रांच में जाता है, पुरकुंजे फाइबर्स में जाता है। ओके, ये हमारा स्ट्रेट लाइन शो कर रही है इस इवेंट को। देन हमारा Q में हमारा नेगेटिव फ्लक्चुएशन आ रहा है, Q में हमारा नेगेटिव फ्लक्चुएशन आ रहा है, Q में आपको नेगेटिव दिख रहा है। ये QRS, pहले तो ये बता देते हैं, QRS जो है ये QRS ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर के डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर के डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेंट्रिकुलर के डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के वक्त क्या होता है, डीपोलराइजेशन के वक्त कॉन्ट्रैक्शन होता है। QRS शो कर रहा है वेंट्रिकुलर के डीपोलराइजेशन को। स्पेसिफिक हम Q की बात करें, स्पेसिफिक हम Q पॉइंट की बात करें तो Q रिप्रेजेंट कर रहा है जब हमारा हार्ट में ये क्या होता है, ये होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये तो हमारी AV वॉल्व है, ये हमारा क्या है, इंटर एट्रियम सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सो ये Q जो है नेगेटिव फ्लक्चुएशन वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब वेव जो पहुंची है हमारी, वो हमारी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में है वेव्स, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में वेव्स है। देन QRS, होल QRS रिप्रेजेंट कर रहा है कि डीपोलराइजेशन हो चुका है, हमारा डीपोलराइजेशन हो चुका है वेंट्रिकुलर का। देन हमारा T वेव शो कर रही है कि डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो चुका है, अब वेंट्रिकुलर का रीपोलराइजेशन हो रहा है। वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन हो गया, अब वेंट्रिकुलर का रीपोलराइजेशन हो रहा है। एंड देन U वेव जो है, स्मॉल U वेव जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे जो हमारे पुरकुंजे फाइबर्स, लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, राइट बंडल ब्रांचेस, उनका भी डीपोलराइजेशन हुआ था, सिग्नल उनके पास भी गया था, उनका भी डीपोलराइजेशन हुआ था, अब उनका रीपोलराइजेशन। देन हमारा फिर से P स्टार्ट हो गया, फिर से हमारा एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हुआ, डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट हुआ, ये सब स्टार्ट हो गया। अब आप बोलेंगे ये तो हो गया हमारा एट्रियम का डीपोलराइजेशन, ये हो गया हमारा वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर का रीपोलराइजेशन भी हो गया, जो हमारे और बंडल ब्रांचेस थे उनका भी रीपोलराइजेशन हो गया। तो अब आप बोलेंगे कि एट्रियम का रीपोलराइजेशन कहाँ रह गया, क्योंकि एट्रियम का जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसके बाद डीपोलराइजेशन होता है, उसके बाद रीपोलराइजेशन भी होता है, तो हमारा कहाँ रह गया। अब आप बताइए एट्रियम का रीपोलराइजेशन कब होता है, जब हमारा वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन हो रहा होता है। तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन हो रहा है, यहीं पे कहीं पे हमारा एट्रियम का भी रीपोलराइजेशन होता है, बट ये इसलिए शो नहीं होता बिकॉज सिग्नल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का इतना हाई होता है कि उस सिग्नल की वजह से हमें ये जो एट्रियम का रीपोलराइजेशन है वो शो नहीं हो पाता। ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, तो उसकी वोल्टेज बहुत कम रह जाती है, शो नहीं हो पाती, क्योंकि वेंट्रिकुलर का ऑलरेडी डीपोलराइजेशन की स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वो बहुत ज़्यादा है। ओके, समझ आ गया। P वेव है कि हमारा एट्रियम का डीपोलराइजेशन हुआ। अब एट्रियम का डीपोलराइजेशन कब हो रहा है, जब वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन हो रहा है। वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन है QRS, उसी के एट्रियम का रीपोलराइजेशन भी हुआ है। देन हमारा T वेव है कि वेंट्रिकुलर का रीपोलराइजेशन हो चुका है, और U वेव है कि जो उसके पास लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, राइट बंडल ब्रांचेस, पुरकुंजे फाइबर्स थे, उनका भी रीपोलराइजेशन हो चुका है। देन फिर से पूरा प्रोसेस रिपीट होगा, ये फुल कार्डिक साइकिल रिपीट होगी। ये है हमारा फुल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो आता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में कौन सी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये सब अब ये भी बताया। P वेव एट्रियल डीपोलराइजिंग वेव है, QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, T वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन है, U वेव स्लो रिपोलराइजेशन है पुरकुंजे फाइबर्स का। ओके, देन हमारा फिर से यही सिग्नल स्टार्ट हो जाता है। ये है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये तो हमने पॉइंट वाइज स्टडी कर लिया। इफ हम स्टडी करें इंटरवल वाइज कैसे, कि हम हमारी PQ को एक इंटरवल माने, PQ, QRS को हम सेकेंड इंटरवल माने, QT को हम थर्ड इंटरवल माने, ST को हम फोर्थ इंटरवल माने। इस हिसाब से देखते हैं, क्वेश्चन आता है CSIR में इसके अकॉर्डिंग। हमारा PQ क्या है, एक इंटरवल है। PQ में क्या हो रहा है, एट्रियल का डीपोलराइजेशन भी हो रहा है और कंडक्शन भी हो रहा है AV नोड में। अभी अभी पढ़ा कि P में क्या होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन होता है, और Q तक जब आती है तो क्या होता है, कंडक्शन होता है AV नोड का, तो वही हो रहा है। QRS देखें तो उसमें वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन हो रहा है, और अभी अभी बताया कि उसमें एट्रियल का रिपोलराइजेशन भी हो रहा है। QT देखें हम तो QT में हमारा वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन हो रहा है और वेंट्रिकुलर का ही रिपोलराइजेशन हो रहा है। ओके, ST में देखें तो वेंट्रिकुलर का रिपोलराइजेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन जो इसके हिसाब से पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इन चारों इंटरवल में से सबसे ज़्यादा टाइम टेकन इंटरवल कौन सा है, सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन का इंटरवल कौन सा है।
तो हमारा QT सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन का इंटरवल है, वो 0.4 सेकेंड लेता है, फिर ST है, फिर PQ है, फिर QRS है। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, या तो क्वेश्चन इसमें आता है वेव्स के रिगार्डिंग कि ये वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या क्वेश्चन आता है इंटरवल के रिगार्डिंग कि हमारा कौन सा इंटरवल लॉन्गेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन से इंटरवल में क्या हो रहा है, कौन से इंटरवल में क्या हो रहा है। क्योंकि पॉइंट से तो कोई भी बता देता है, बट इंटरवल में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस फुल इंटरवल में क्या हो रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हम स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं, डीपोलराइजेशन होना और रीपोलराइजेशन होना वो भी मेजर कर सकते हैं, हार्ट की लोकेशन भी मेजर कर सकते हैं। इफ हमने सारी लीड्स बिल्कुल करेक्ट प्लेस पे रखी हैं और उसके बावजूद भी हमारा सिग्नल नहीं मिल रहे हैं सही से, और हेल्थ भी बिल्कुल सही है, सब कुछ बिल्कुल सही है, तो इट मीन्स हमारा जो हार्ट है उसकी पोजीशन में कुछ प्रॉब्लम आई है, हार्ट की पोजीशन में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, सब चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं, सिर्फ इससे हम वॉल्यूम डिटरमाइन नहीं कर सकते। जो हमने आपको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब बताया था, वो सब हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं ECG से। तो ECG का डिसएडवांटेज यही है, ECG की लिमिटेशन यही है कि ECG से हम वॉल्यूम्स डिटरमाइन नहीं कर सकते, कितना स्ट्रोक वॉल्यूम आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, बस सिग्नल डिटरमाइन कर सकते हैं कि सिग्नल आया। अब उस सिग्नल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, सिर्फ सिग्नल की स्ट्रेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल लीड्स हैं जो कि हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल कितना पास हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन दे रही है। ओके, कुछ केसेस आते हैं ECG को लेकर, वो देखते हैं। इफ़ हमारा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाए, हार्ट रेट हमारा मोर देन 120 और 130 हो जाए, हार्ट रेट हमारा मोर देन 120 और 130 हो जाए, जो कि नॉर्मल हार्ट बीट और हार्ट रेट जो होता है वो 75 होता है, तो क्या उससे ECG में क्या मतलब, ECG से कैसे पता चलेगा कि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा तो ECG में जो हमारी ये हमारी P वेव है, ये हमारी QRSTU वेव है, P और Q के बिटवीन जो हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखती थी वो नहीं दिखेगी। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी फ्लक्चुएशन होता है, चाहे हार्ट रेट कम हो रहा है चाहे ज़्यादा हो रहा है, तो जो डिफरेंस आता है ना वो P और Q के बिटवीन जो लाइन है उसमें आता है। सो जो हमारा जो फ्लक्चुएशन आता है हमारा, वो आता है हमारा PQ के बिटवीन। तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स PQ जो है उसकी ड्यूरेशन कम हो गई है। हार्ट रेट थोड़ी ज़्यादा है तो PQ की ड्यूरेशन थोड़ी कम हो गई है, हार्ट रेट और ज़्यादा है तो PQ की ड्यूरेशन और कम हो गई है, हार्ट रेट और ज़्यादा हो गई तो PQ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ऐसे ही हार्ट रेट इफ 60 से कम हो जाए तो हमारी PQ की ड्यूरेशन, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। अब आप एक बात बताइए, हार्ट रेट 60 से कम हो गई है, इट मीन्स बहुत लेट सिग्नल जा रहा है। तो वो जो सिग्नल जाता है ना बहुत लेट, वो इस चीज़ में डिले लगाता है, वो SA नोड से AV नोड में, AV नोड से हमारा AV बंडल में, AV बंडल से बंडल ब्रांचेस में, इन सब में लेट लगाता है। ओके, इस वजह से ही जो हमारा SA नोड है वो लेट फायर करता है। तो हमारा जो सिग्नल जा रहा है वो हमारा किस में फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो हमारा फ्लक्चुएशन किस में आ रहा है, PQ की जो स्ट्रेट लाइन है उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है। एक हमारा केस आता है कि हमें ECG ऐसा दिखे कि हमारे डबल P आ रहे हैं और फिर QRSTU आ रहा है। इट मीन्स एक P के बाद क्या हुआ, यहाँ पे फुल साइकिल नहीं चली। मीन्स क्या हुआ, एक P के बाद फुल साइकिल नहीं चली। इट मीन्स कि हमारा SA नोड ने फायर किया बट आगे उसका सिग्नल नहीं जा पाया। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं कि यहाँ पे P के बाद ब्लॉक हो गया, और यदि ये ब्लॉक 2 से ज़्यादा टाइम हो जाए, ये ब्लॉक 2 बार होता है सही है, ये ब्लॉक 3 बार हो जाए तो हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक हो जाता है P के बाद प्रोसेस, और ये 2 से ज़्यादा टाइम ब्लॉक हो जाए, 3 टाइम ब्लॉक हो जाए तो हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये चांस होती है जब हार्ट अटैक आ जाता है, जब P 2 टाइम प्रेजेंट हो और QRSTU 1 टाइम प्रेजेंट हो। ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं। एक केस आता है हमारा कि जब P वेव एब्सेंस हो, P वेव प्रेजेंट ही ना हो। P वेव कब प्रेजेंट नहीं होगी, जब SA नोड फायर नहीं करेगी। तो कई बार क्या होता है, SA नोड में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो SA नोड फायर नहीं कर पाती, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो फुल पेसमेकर है ना वो सिर्फ SA नोड नहीं है, SA नोड, AV नोड, लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, ये सब पेसमेकर हैं। तो हमारा SA नोड जो है बस वो ज़्यादा जल्दी जो है वो फायर कर देती है, तो बीट जो है वो 70 to 75 टाइम पर मिनट होती है। बट यदि SA नोड नहीं होगी तो AV नोड फायर करेगी, 40 to 65 पर मिनट होंगी, मीन्स वो थोड़ा लेट फायर करती है। 40 to 65
बीट्स होंगी 1 मिनट में। एंड पुरकुंचे फाइबर्स इफ फायर करेंगे तो 20 to 40 टाइम्स बीट होंगी पर मिनट में। इट मीन्स ये और लेट फायर करती है। तो हमारा 0.8 सेकेंड की कार्डिक साइकिल जो है वो 1.3 सेकेंड की हो जाएगी इफ एवी नोड फायर करेगी। एंड एवी नोड भी फायर नहीं करेगी तो साइकिल कितने की हो जाएगी, 2 सेकेंड की हो जाएगी। तो हमारा एसए नोड के साथ साथ एवी नोड और पुरकुंजे फाइबर्स, इनमें भी हमारी सेल्फ रिदमिक कैपेसिटी होती है। बट इनको सेल्फ रिदमिक कैपेसिटी इनकी इसलिए नहीं बोलते क्योंकि एसए नोड फायर करती है, उसके थ्रू ये सब कंट्रोल होते हैं। क्योंकि ये बहुत लेट फायर करते हैं, इनकी फायर की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी इतनी हाई नहीं होती, जिस वजह से क्या होता है, एसए नोड अब उनके ऊपर डोमिनेट कर जाता है एक तरीके से। एसए नोड फायर करेगा उसके अकॉर्डिंग ही चलने लगते हैं क्योंकि इनकी ना तो इतनी स्ट्रेंथ है ना ही ये इतनी फास्ट फायर कर पाते। तो एसए नोड जब होता है तो ये एसए नोड के साथ एसए नोड की तरह चलने लगते हैं। इसलिए बोलते हैं कि एसए नोड के पास पेसमेकर सेल्स हैं, एसए नोड पेसमेकर है, साथ में एसए नोड जो है उसमें सेल्फ रिदमिक कैपेसिटी है। बट सेल्फ रिदमिक कैपेसिटी इन दोनों के पास भी होती है, बट जब डोमिनेट हट जाता है तो रिसेसिव अपना फंक्शन दिखाते हैं। तो वही केस हो गया, इफ एसए नोड प्रेजेंट नहीं होता तो एवी नोड फायर करता है। बट एवी नोड की फायर करने की जो फ्रीक्वेंसी है, एवी नोड की फायर करने की फ्रीक्वेंसी कम है, अराउंड 40 to 65 टाइम्स ही फायर कर पाता है पर मिनट में, जिसकी वजह से बीट बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है और 1.3 सेकेंड की कार्डिक साइकिल हो जाती है। तो इफ़ हमारा एसए नोड प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारी इस टाइप की वेव्स देखने को मिलती हैं, हमारी पी एब्सेंट होता है। बट ऐसी बात नहीं है कि हार्ट की फंक्शनिंग बंद हो जाती है। बट यस, प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमें आर्टिफिशियल पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारा 70 to 75 टाइम्स फायर कर सके पर मिनट में। तो उसमें हमें आर्टिफिशियल पेसमेकर की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशंस के थ्रू। तो ये है हमारा कार्डिक सिस्टम। कार्डिक सिस्टम कंप्लीट होता है। कार्डिक सिस्टम में अब कुछ नहीं बचता पढ़ाने को, कंप्लीट होता है कार्डिक सिस्टम। सो नेक्स्ट वीडियो से हम कार्डिक सिस्टम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं CSIR में, 2020 में, 2019 में, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं CSIR में, वो हम कार्डिक सिस्टम से कवर करेंगे। अब जो हमारा PYQ आने वाले हैं उनको देखने से पहले एक बार फुल वीडियोस को देख लिया जाए, 5 to 6 लेक्चर्स जो कार्डिक सिस्टम के हैं, एंड उनको अच्छे से पढ़ लिया जाए। जब भी वो क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, अदरवाइज लगेगा एनिमल फिजियोलॉजी के क्वेश्चन बहुत हार्ड है। सारा कुछ उसी इन्फॉर्मेशन में है। आप यदि इन पेपर्स को, इन नोट्स को अच्छे से पढ़ लोगे तो आप बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर लोगे क्वेश्चन को। और अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे पढ़ाने हैं तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो वहाँ पे ऐड होनी है, वो वहाँ पे ऐड होंगी, तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो रहती हैं, जो बीच में नहीं बताई जा सकती, जो हमें क्वेश्चन के साथ ही बतानी पड़ती हैं, तो वो इन्फॉर्मेशंस देखते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।